अच्छा, दाऊद वो यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर जिसने सबसे पहले आर्किटेक्चर पढ़ाना शुरू करी थी। अच्छा। 1972 के अंदर जो एनईडी के इस वक्त डीन है, डीन ऑफ आर्किटेक्चर है, वो भी दाऊद के ही पढ़े हुए हैं ज़्यादातर बच्चे। ठीक है, आर्किटेक्चर में जब आ रहे होते हैं तो वो समझ के आ रहे होते हैं कि शायद वो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जब वो आते हैं तो वहाँ आके हमसे ABCD लिखवाना शुरू कर देते हैं। आर्किटेक्ट वही अच्छा होता है जो क्या बोलते हैं अपने थॉट्स को फ़ौरन से एक्सप्रेस कर सके एक कागज़ के ऊपर। हाँ। मैं तो पहले एक बात स्टूडेंट्स को बता दूं कि भाई अगर आप आर्किटेक्चर में आने का सोच रहे हो ना तो ये सोच लो रातें हराम करने के लिए आ रहे हो। आर्किटेक्चर है एक फैसिनेटिंग फील्ड है। ठीक है, अगर आप बाहर जाएंगे तो एक आर्किटेक्ट्स की अलग ही टोर होती है। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है आर्किटेक्चर की कि हमें घुमाते फिराते बहुत है, चाहे वो हमें अपने एक्सपेंस पे घूमना पड़ा हो या यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस पे, लेकिन घूमने फिरने को बहुत मिलता है आर्किटेक्चर के अंदर। सॉफ्टवेयर्स को लीनियंट लिया ना तो बाद में जो है वो फील्ड वाले आपको लीनियंट ले रहेंगे, सीधी बात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट कंजुल ईमान और आज के एपिसोड होगी आर्किटेक्चर के बारे में। अब आर्किटेक्चर की फील्ड सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन इस फील्ड के चैलेंजेस क्या होते हैं और जो एक कॉमन परसेप्शन है इस फील्ड के बारे में कि आप इस फील्ड को पढ़कर बिल्डिंग ही डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर सिर्फ फील्ड में ही जाके जॉब कर सकते हैं, तो इनके अलावा ऑप्शंस क्या होते होंगे, या इस फील्ड में आप पढ़ते क्या हो और इस फील्ड को परस्यू करने के लिए या पढ़ने के लिए आपको बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होती हैं। तो यही सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इज स्टूडेंट ऑफ दाऊद यूनिवर्सिटी, फाइनल ईयर आर्किटेक्चर, एंड ही हैज़ डन मल्टीपल इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। आइए मिलते हैं अब्दुल्ला से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रही है पढ़ाई आपकी आजकल? पढ़ाई थोड़ी टफ और थोड़ी अच्छी भी। अच्छा, तो पेपर्स कब होते हैं वैसे आप लोग के? पेपर्स हमारे नॉर्मली अभी मिड्स हो रहे हैं हमारे, क्या बोलते हैं, नवंबर के मिड के बीच में हमारे मिड्स हो जाएंगे और उसके बाद हमारे जो है फरवरी के अंदर जो वो फाइनल्स है। सही। अच्छा अब्दुल्ला, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का बताएं कि आपने आर्किटेक्चर जो चूज़ करी है उससे पीछे वाले जितने भी आपके था, मैट्रिकुलेशन कहाँ से करी, इंटर कहाँ से किया और ये सब कुछ, आपने कैसे आर्किटेक्चर चूज़ करी आपने? अच्छा, मैंने मैट्रिकुलेशन जो है वो अपनी लोकल स्कूल से ही करी है यहीं पे। मेरी सोसाइटी के अंदर एक स्कूल था, वहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन करी। उसके बाद मैंने इंटर जो है वो जोहर डिग्री कॉलेज से कर लिया और मैंने इंटर के साथ साथ जो है वो डिप्लोमा भी किया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मेरे साथ ये था कि क्या बोलते हैं कि मेरे इंटर के अंदर कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और मेरे डिप्लोमा के अंदर फिर अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो है वो इंटर बेसिस के ऊपर नहीं हुआ और मेरा डिप्लोमा बेसिस पे हुआ। मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसी की बेसिस के ऊपर मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर अपना एडमिशन लिया। तो आर्किटेक्चर जो है वो आपका इंटरेस्ट था या फिर? इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि मेरे ऊपर फैमिली के थोड़े से जैसे मेरा आर्किटेक्चर परस्यू करने का कोई ख़ुद से कोई इरादा नहीं था। एक तरीके से फैमिली के असरात थे मेरे ऊपर, और मैं जो मेरी बड़ी बहन जो है वो आर्किटेक्ट हैं ख़ुद, और वालिद साहब जो हैं वो मेरे सिविल इंजीनियर थे, तो उधर से ही थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिली इसकी। और बाकी अपनी जो एक ख्वाहिश थी वो फील्ड परस्यू करने की, वो थी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आगे वाले साहब को शौक था, क्या बोलते हैं कि शायद सिविल इंजीनियरिंग की तरफ मैं चला जाऊँगा, तो इसलिए मैंने डिप्लोमा भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही किया था। फिर उसके बाद जो है वो आई थिंक मैं डिप्लोमा करके शायद सिविल इंजीनियरिंग की तरफ ही मूव करता, अगर उस वक्त जो है वो NED के अंदर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जगह होती। ठीक है, लेकिन उन सालों के अंदर NED वाले जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स को अपने पास एनरोल नहीं करते थे, और दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग उस तरीके से कराची के अंदर पढ़ाई नहीं जा रही। एक NED है और एक सर सैयद यूनिवर्सिटी है, तो दाऊद के अंदर एक अच्छा ऑप्शन था मेरे पास आर्किटेक्चर को परस्यू करना, और वो सिविल इंजीनियरिंग से कहीं करीब फील्ड भी है। ठीक है, क्योंकि वही कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग वगैरह जो सिविल इंजीनियर जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग जो है वो डिज़ाइनिंग फेज में पढ़ रहे होते हैं उसको। सही। आपने बताया अभी आप डिप्लोमा के बेस पर आपने एडमिशन लिया ना, इंटर के बेस पर एडमिशन नहीं लिया आपने आर्किटेक्चर में, तो वो आप बताए थे कि सीड होती है, वो क्या होता है कि मतलब इंटर के अलावा आप डिप्लोमा के बेस पर भी आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी सीट्स का क्या वो होता है, कोटा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, डिप्लोमा जो है वो हमारे पास जो है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू किया जाता है, और उसका भी कोटा है, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं डिप्लोमा होल्डर्स को, सही है, क्योंकि कहते तो यही हैं, क्या बोलते हैं कि डिप्लोमा इंटर के इक्वल है, लेकिन वो उसको इस तरीके से लेके नहीं चलते। ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्शन लेने लग गई हैं, और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि चंद पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, तो दाऊद यूनिवर्सिटी अपनी हर फील्ड के अंदर एक सीट जो है वो डिप्लोमा होल्डर के लिए रिजर्व रखती है। और अब NED यूनिवर्सिटी का भी मैंने सुना है, मैं इसके ऊपर कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, कि NED यूनिवर्सिटी भी जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स को एक सीट देती है। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड के अंदर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जगह होती है। सही।
तो आर्किटेक्चर आपने दाऊद यूनिवर्सिटी चूज़ करी जी। उसके लिए, हम्म। तो उसका कोई रीज़न था पीछे कि दाऊद चूज़ करी या फिर अप्लाई किया था काफ़ी जगहों पे? बिल्कुल ऐसा ही है, अप्लाई काफ़ी जगहों पे किया था और एक बात मैंने आपको बताया ना कि डिप्लोमा की वजह से क्या बोलते हैं मैं रिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने नहीं दाऊद को चूज़ किया, दाऊद ने मुझे चूज़ किया था, सही है। सही। और उसके अंदर भी एक ही सीट थी, तो क्योंकि मैं इंटर बेस से भी आया था और जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है इंटर बेस के ऊपर ही है। तो डिप्लोमा के बच्चों के साथ जो है वो एक मतलब एक तरीके से उनका लो पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि उन्होंने उस तरीके की केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं पढ़ी होती जो कि इंटर के अंदर आप पढ़ रहे होते हो। और जब टेस्ट आता है तो वो इंटर के बेसिस पे होता है सारा का सारा, और वही मैथ्स होती है जो इंटर की होती है। हालांकि डिप्लोमा के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो टेस्ट पास करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा टफ होता है। तो मैंने क्योंकि इंटर भी पढ़ा हुआ था तो इसलिए मेरे लिए टेस्ट पास करना आसान था और मैं टेस्ट पास कर भी लिया। और उसके बाद जो है मैंने क्या बोलते हैं आगे आर्किटेक्चर के अंदर ही। सही। तो वैसे अब्दुल्ला, दाऊद के अलावा कराची में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो आर्किटेक्चर की फील्ड जो है वो ऑफ़र करती हैं? हाँ, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर चले जाएं तो इस वक्त दाऊद यूनिवर्सिटी है और इस वक्त जो है आपके पास NAD यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी है। ये 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, जो कि आपको आर्किटेक्चर फील्ड ऑफर कर रही हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाएं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास है सर सैयद यूनिवर्सिटी और इसके अलावा IBS, उसका बहुत ज़्यादा नाम है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स। और उसके बाद जो है हमारे पास नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी। ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराची में इस वक्त आर्किटेक्चर को, और अभी सुनने में आ रहा है कि इकरा यूनिवर्सिटी भी शायद पता नहीं इसको लेके आ रही है अपने पास। अच्छा। लेकिन ये सब जितनी यूनिवर्सिटीज़ आप बता रहे हैं इनमें से यूजुअली डिफरेंस क्या होता है डिग्री का? कोई डिफरेंस होता है या फिर यूजुअली सभी सेम तरीके से ही एक तरह से कर रहा था, बस मेरिट का फ़र्क आता है? या आपने कोई डिफरेंस नोट किया कि दाऊद में आप पढ़े आपके NAD के फेलोज़ ने कुछ और चेंजेस देखे हों? अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो आर्किटेक्चर की डिग्री है ना काफ़ी वास्ट डिग्री है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही डिग्री नहीं होती, कुछ लोग करवा रहे होते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ करवा रही हैं आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। सही। और इसके अंदर और भी हैं, मतलब मुझे उनका इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन इसके अंदर और भी डिफरेंट नाम है आर्किटेक्चर के। तो उनके करिकुलम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सही है। और उनकी पढ़ाने की टेक्निक्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सही है। जैसे कि मैं आपको इसकी एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दाऊद यूनिवर्सिटी या NAD यूनिवर्सिटी या कह लें सर सैयद यूनिवर्सिटी, इनके अगर किसी ग्रेजुएट्स के साथ मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे थोड़ी सी फील्ड के अंदर, अगर आपको वो मिलेंगे तो साइट्स के ऊपर मिलेंगे ज़्यादातर, सही है। या उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइड फील्ड नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ठीक है। वो फील्ड पे काम करते हैं। वो फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सही है। क्योंकि हम लोगों के कुछ सब्जेक्ट्स इस तरीके के हैं, जैसे हम लोगों को स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, सही है। और इसके अलावा हमें क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी बहुत पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा हमें जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। तो मतलब हम लोगों के कंस्ट्रक्शन की तरफ जो फेज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि अगर आप IBS के स्टूडेंट से मिलें या फिर कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलें तो वो आपको डिज़ाइन की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आएंगे। तो इस तरह होता है, इस तरह से डिफरेंट होता है आप लोग का। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो यूजुअली जब आप आर्किटेक्चर में जब एडमिशन लेने जाते हो तो उनका टेस्ट प्रोसीजर कैसा होता है? अगर मैं दाऊद की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो आपका टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब कितना वेटेज आता है आपका, इंटर का आता है या डिप्लोमा जो आप कर रहे हो उसका कितना आता है, टेस्ट का कितना आता है, वो सब कैसे पूरा इक्विवेलेंट बन के कैसे पता चलता है कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड के लिए सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो? अच्छा, दाऊद यूनिवर्सिटी और NAD यूनिवर्सिटी, उनके लिए तो आर्किटेक्चर का क्राइटेरिया कोई डिफरेंट नहीं है, जो कि सारी फील्ड्स के लिए वही वो लोग आर्किटेक्चर के लिए भी रखते हैं। तो वो क्राइटेरिया ये है इस वक्त कि दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर आपने टेस्ट देना होता है जो कि एंट्रेंस टेस्ट है, जिनकी डेट्स आ जाती हैं तकरीबन जून के अंदर आ जाती हैं, सही है। और उसके बाद जो है वो जुलाई या अगस्त के अंदर जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास जो है वो जो 100 नंबर का MCQs का पेपर होता है वही आता है, ठीक है। और उसी के अंदर से 50% आपने पास करने होते हैं। अच्छा, जब मैंने इनरोल किया था तो उस वक्त दाऊद का क्राइटेरिया डिफरेंट था। उस वक्त दाऊद का क्राइटेरिया ये था कि आपने 20% जो है वो मार्क्स लेने होते थे और उसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती थी उस वक्त। अब आई थिंक इसका 50% कर दिया उन्होंने। और बाकी NAD के अंदर भी यही है, सही है, कि उन्होंने नॉर्मल रखा हुआ क्राइटेरिया जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चों के लिए वही सबके लिए वही आर्किटेक्चर के लिए। जबकि बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं IBS की बात करूँ या सर सैयद की बात करूँ या कराची यूनिवर्सिटी, तो ये लोग डिज़ाइन सबमिशंस भी लेते हैं, ठीक है। मतलब ये पोर्टफोलियोज लेते हैं
और जैसे कि IBS वाले और कराची यूनिवर्सिटी वाले, ये तो मतलब जो आर्किटेक्चर के लिए बच्चे आ रहे होते हैं उनसे लाइव ड्राइंग भी करवाते हैं, क्योंकि स्केचिंग इज़ अ बेसिक, मतलब आप बोल सकते हैं स्किल टू हैव। आर्किटेक्चर में होने के लिए आपको स्केचिंग तो कंपलसरी है। बिल्कुल, मतलब बेसिक स्केचिंग तो आनी चाहिए आपको, थोड़ी नोहा होनी चाहिए, क्या बोलते हैं किस तरीके से स्केच किया जाता है। अच्छा, और सर सैयद वाले भी इसी तरह करते हैं कि वो भी जो है वो आपका स्केचिंग का एक टेस्ट रखते हैं, या ड्राइंग का टेस्ट आप उसे बोल लें, तो वो ड्राइंग का एक टेस्ट रखते हैं। और बाकी जो है वो IVS वाले, और ये तीनों जो है वो आपकी पोर्टफोलियो भी सबमिट करते हैं कि आपने प्रीवियस वर्क अगर कभी कुछ किया है तो वो क्या किया है और किस तरीके से आपकी अप्रोच है डिज़ाइन को लेके। सही है। अच्छा, मैंने सुना है अब्दुल्ला कि दाऊद यूनिवर्सिटी में जो आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है उनकी बिल्डिंग अलग बनी हुई है। लाइक आप लोग की बिल्डिंग अलग है, पूरी दाऊद बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसे अलग ही, है, तो बिल्कुल। ये सतीलापन क्यों है हम लोग के साथ? हाँ, इसका सुतेलापन नहीं मैं बोलूँगा, ये हमारे साथ एक अच्छाई की हुई है। अच्छा। ये अच्छाई खुद ब खुद ही हो गई है। एक ज़माने तक जो है वो हमारी आर्किटेक्चर, अच्छा दाऊद वो यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर जिसने सबसे पहले आर्किटेक्चर पढ़ाना शुरू करी थी 1972 के अंदर। अगर आप जितने भी कराची के अंदर जितने भी ओल्ड आर्किटेक्ट्स को उठा के देखें, हत्ता कि क्या बोलते हैं जो NED के इस वक्त डीन है, डीन ऑफ आर्किटेक्चर है, वो भी दाऊद के ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। और NED की भी फैकल्टी है जो कि दाऊद से पढ़ी हुई है। तो दाऊद जो है वो सबसे ओल्ड कराची के अंदर बोल सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली NC है, NC कॉलेज ऑफ आर्ट। तो इसका हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि ये था असल में हॉस्टल जो हमारे पास कैंपस है इस वक्त, ये गुलशन इकबाल के अंदर है और बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास है। ये था दाऊद यूनिवर्सिटी वालों के लिए बॉयज़ का हॉस्टल था, और इधर कुछ इश्यूज़ हो गए थे तो उन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की फील्ड को इधर शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, NED वालों का भी यही है कि उन्होंने भी अपनी आर्किटेक्चर की फील्ड को डिफरेंट अपने सिटी कैंपस के अंदर रखा हुआ है। आर्किटेक्ट्स को ना असल में बहुत सुकून और काम माहौल चाहिए होता है, सोचने वाली फील्ड बहुत ज़्यादा है ना असल में, तो सोचना पड़ता है। तो हमारे भी कैंपस इस तरह छोटा सा है बहुत, लेकिन बहुत काम और बहुत सुकून दे कैंपस है। वहाँ पे आप आराम से अपना आर्किटेक्चर, और सिर्फ हम लोग आर्किटेक्ट की बिल्डिंग है, मतलब आप लोग की फील्ड है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ कैसा माहौल होता है, मतलब कैसी सोशल लाइफ होती है? आप लोग के एक ही जैसे बच्चे मिल रहे हैं, जैसे 4th ईयर 3rd ईयर 2nd ईयर 1st ईयर, बस यही लोग आपस में मिल रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है, ठीक है। सोशल लाइफ कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं हर बैच में एनरोल होकर आते हैं। जैसे कि मैं अपने बैच की बात करूँ तो हम लोग 31 स्टूडेंट्स हैं, तो इसी तरीके से आप एवरेज आउट कर लें तो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 150 स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ठीक है। और है भी कैंपस भी बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं मिलती आपको वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेन कैंपस के अंदर ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर बच्चे हैं, तो काफ़ी सारी जगह मिल जाती हैं। लेकिन हमारे पास तो इस वक्त बोलता हूँ कैंटीन भी नहीं है। सही, कैंटीन नहीं है आप लोग के पास? कभी आ जाती है कभी नहीं आती, ठीक है। हर कोई चला जाता है क्योंकि कैंटीन वालों को पैसे कमाने होते हैं और उनको क्या बोलते हैं 150 बच्चे से नहीं है, 150 बच्चों से वो पैसे नहीं कमा सकते। सही बात है, 150 में क्या कमाएंगे। तो आप वैसे जाते हैं मेन कैंपस, आपके जो दाऊद यूनिवर्सिटी वाला कैंपस है? मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इस वक्त आर्किटेक्चर के 5वें साल में हूँ, ठीक है, और मैं शायद गिनती करके कोई 4 से 5 दफ़ा गया हूँ। हमारा कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है क्योंकि हमारी सारी चीज़ें इधर ही टैकल हो जाती हैं। सही। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मुझे बता सकें अब्दुल्ला कि आप लोग आर्किटेक्चर में जो कोर्सेज पढ़ते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस तरह से होते हैं? अगर आप बेसिक कुछ बता दें कि जैसे ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो ये रफ आइडिया मिल जाए कि मतलब अच्छा आप लोग पढ़ क्या रहे हो। अच्छा, जब हम लोग आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं ना, तो आते साथ ही ना मैं आपको एक आर्किटेक्चर की एक रियलिटी बताता हूँ ऐसी कि ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, दाऊद NED या फिर अगर दूसरे हैं तो उसके अंदर आर्किटेक्चर में जब आ रहे होते हैं तो वो समझ के आ रहे होते हैं कि शायद वो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। या ख़ास तौर पे दाऊद के अंदर अगर देखें तो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं इंटीरियर सेंस से, सही है। तो इंटीरियर सेंस से जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि शायद सिविल की तरफ और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाने का, तो वो यही सोच के आ रहे होते हैं, क्या बोलते हैं कि शायद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड है तो हम लोग इधर कंस्ट्रक्शन ही से बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी नहीं है। जब वो आते हैं तो वहाँ आके हमसे ABCD लिखवाना शुरू कर देते हैं। और ये देख के तो बच्चों का अजीब शौक लगता है कि हम ABCD लिखवा रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्चरल राइटिंग एक डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो हम लोगों को पहले ही पेपर भरवाना शुरू कर देते हैं, चलो बेटा लग जाओ ABCD, ठीक है। हमारा फाउंडेशन स्टूडियो होता है सबसे पहले, तो उसके अंदर हमसे ABCD और फिर हमसे लाइनें लगवा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी एक बेसिक स्किल होती है ड्राफ्टिंग, ठीक है। जब तक आपकी लाइन नहीं सीधी तो आप आर्किटेक्ट ही नहीं बन सकते, हम कहते हैं, सही है। तो लाइन सीधी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहे वो फ्री हैंड से लगा रहे हो चाहे वो आप स्केल से लगा रहे हो, ठीक है। तो बच्चों को हमारे टूल्स होते हैं, मल्टीपल टूल्स होते हैं, तो बेसिक फर्स्ट ईयर के अंदर तो वही यूज़ करना सिखाते हैं आपको कि आपने मल्टीपल टूल्स किस तरीके से यूज़ करने हैं हैंड से, जो सही है। क्योंकि बेशक सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आर्किटेक्ट वही अच्छा होता है जो क्या बोलते हैं अपने थॉट्स को फ़ौरन से एक्सप्रेस कर सके एक कागज़ के ऊपर, सही है। और फिर उसके बाद हमारी फील्ड के अंदर जो है वो मल्टीपल और सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है,
स्पेसेस की साइकोलॉजी कि किस तरीके से हाउ स्पेसेस वर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें जो है वो स्पेसेस को डिज़ाइन करना सिखाया जाता है, जो हमारा एक मेजर सब्जेक्ट होता है जो कि हमारा 4 साल तक चलता है, सही है। उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन स्टूडियो। तो डिज़ाइन स्टूडियो के अंदर हमें कोई भी मेजर प्रोजेक्ट मिला हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, स्पेस डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, और जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो भी उसी से रिलेटेड चलते हैं। लेट सपोज मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोग एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, हम हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं अपने स्टूडियो के अंदर, और हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर आर्किटेक्ट चल रहा है, मटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और बिल्डिंग सिस्टम्स चल रहा है। तो उसके अंदर भी हमें वही बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, मतलब जैसे कि हम हाई राइज पढ़ रहे हैं तो बिल्डिंग सिस्टम्स के अंदर भी हमें हाई राइज की बिल्डिंग सिस्टम्स पढ़ा रहे होंगे, हमें मटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी वही कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स पढ़ा रहे होंगे, या कंस्ट्रक्शन के मटीरियल्स पढ़ा रहे होंगे जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहे होंगे। तो इसी तरह हमारे हर स्टूडियो चलता है, और हमारा इसी तरीके से हमारा उसका भी क्या बोलते हैं नंबर्स का जो होता है वो भी हमारा पर सेमेस्टर जो होता है डिवाइड होता है कि हमारा जो स्टूडियो होता है वो 250 नंबर का होता है, और बाकी जो हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं वो हमारे कोई 50-50 नंबर्स के होते हैं। तो मतलब स्टूडियो मेजर होता है, मतलब अगर आप स्टूडियो में फेल हो जाते हो तो वो आपको आगे भी नहीं जाने देते, आपको रिपीट करना पड़ता है वो स्टूडियो। हर यूनिवर्सिटी के अंदर यही होता है, बाकी दाऊद के अंदर इस वक्त ये नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी सारी आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि अगर आपने स्टूडियो फेल कर दिया तो आपको रिपीट करना होता है। सही। अच्छा, अभी आप बता रहे थे ना कि बहुत सारे बच्चे सोच के आते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे आर्किटेक्चर पढ़ के, तो इसके अलावा क्या आप करके जा सकते हैं? मतलब आर्किटेक्चर में एक परसेप्शन ये होता है वाकई में कि आप करके आप सिर्फ घर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये वाला कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और कहाँ से कि उसकी क्या ब्रांचेस निकलते हैं आर्किटेक्चर के? मतलब आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो उसके बाद क्या क्या कर सकते हो उसके बाद? अच्छा, आर्किटेक्चर बहुत अम्ब्रेला फील्ड है अगर हम बोलें तो। आर्किटेक्ट्स को हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी पढ़ाई जाती है, हमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी पढ़ाई जाती है, हमें वुड वर्किंग भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, हमें सर्वेइंग एंड लेबलिंग भी पढ़ाई जाती है जो कि टोटली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सब्जेक्ट है। और अब इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन की पर्टिकुलरली एक डिग्री करवाई जा रही है, ठीक है। इससे पहले अगर देखें तो इंटीरियर डिज़ाइन की डिग्री नहीं होती थी कभी, जो आर्किटेक्ट होते थे वही इंटीरियर डिज़ाइनर होते थे, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की भी अब अलग से डिग्री होती है, पहले इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स होते थे या आर्किटेक्ट्स होते थे जो कि क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स बना रहे होते थे या प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे होते थे। तो काफ़ी सारी फील्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बच्चे कंस्ट्रक्शन की तरफ भी मूव कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपनी ग्रिप अच्छी बना लेते हैं साइट एनालिसिस के ऊपर या साइट डिज़ाइनिंग के ऊपर, ठीक है, या साइट को हैंडल करने के ऊपर, साइट सुपरविजन के ऊपर, तो वो हो सकता है वो साइट आर्किटेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर आप मास्टर्स की तरफ चले जाएं तो मास्टर्स के अंदर तो बहुत वास्ट फील्ड्स निकलती हैं, ठीक है। मतलब आप अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, टाउन प्लानिंग की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। और अब मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ गए तो उनकी तरफ आप उनके अंदर मास्टर्स करके और उनको परस्यू कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आ गई है, ठीक है, तो वो आप आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो परस्यू कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फील्ड जिसके अंदर निकलती है हमारे पास। और वैसे बेसिक सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं जो आप लोग को आर्किटेक्चर में पढ़ते हुए या इस पूरे 5 सालों में आपको करना पड़ते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करें? सिविल इंजीनियरिंग का होता है तो हमें पता चला था कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आपको ग्रिप होनी चाहिए, वो आपको आने चाहिए चलाना। इस तरह आर्किटेक्चर में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो बच्चों को आने चाहिए, उन पर ग्रिप होनी चाहिए? बिल्कुल, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, सही है, और वाकई में उनके ऊपर ग्रिप होना लाजमी है क्योंकि इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती अगर आपके पास उनके ऊपर उन सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप नहीं हो। हमारे पास सॉफ्टवेयर में बेसिक सॉफ्टवेयर जो कि क्या बोलते हैं सारे डिज़ाइनिंग वाले यूज़ कर रहे होते हैं, कैड, ऑटोकैड, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा हम लोग 3D डिज़ाइनिंग क्योंकि आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, सही, आपने विजुअलाइजेशन करनी होती है, 3D विजुअलाइजेशन, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम है कि वो दिखा दे पहले से ही कि आप क्या स्पेस डिज़ाइन कर रहे हो और क्या स्पेस बना रहे हो, तो आप जितने बेहतर तरीके से दिखाओगे उतना अच्छा लगेगा। तो उसके अंदर हमारे पास स्केचअप आ जाता है, ठीक है, 3ds Max आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास ग्रास होपर की एक्सटेंशंस आ जाती हैं, ठीक है, या फिर हम रेंडरिंग जब 3D विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम लोग इनस्केप के ऊपर कर रहे होते हैं या फिर क्या बोलते हैं लूमियन के ऊपर कर रहे होते हैं, या D5 रेंडरिंग इंजन है, ठीक है। ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारा एक मेजर सॉफ्टवेयर जो कि अब आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर एक बूमिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो रेविट है, ठीक है। तो रेविट जो है वो क्या बोलते हैं इस तरीके का सॉफ्टवेयर है कि आप पहले से ही सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो, सही है। इस तरीके से जैसे कि आप एक बिल्डिंग डिज़ाइन करने लगे हो और आपने वो रिविट के ऊपर मॉडल कर लिया पहले, तो आप एक एक प्रॉब्लम, एक एक चीज़ उसकी पहले से ही डिज़ाइन करके पहले से ही बता सकते हो कि कितनी ड्यूरेशन लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कहाँ पे क्लैशेस आ सकते हैं या XYZ। सही। वैसे अब्दुल्ला, जब आर्किटेक्चर की बात होती है ना तो एक बड़ी ऐसी फील्ड लगती है जो लोगों को ना बहुत फैसिनेट करती है, दिखने में लगती है बहुत फैसिनेटिंग फील्ड, लेकिन ऑब्वियसली हर फील्ड के ना चैलेंजेस होते हैं, रियलिटीज़ होती हैं। आप पढ़ते हो तो पता लगता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ऐसे। तो एज अ स्टूडेंट आप लोग क्या चैलेंजेस या क्या रियलिटीज़ हैं जो आप एज अ आर्किटेक्चर स्टूडेंट आप लोग फेस करते हो, देखते हो, जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, जो नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होगा? बिल्कुल,
मैं तो पहले एक बात स्टूडेंट्स को बता दूं कि भाई अगर आप आर्किटेक्चर में आने का सोच रहे हो ना, तो ये सोच लो रातें हराम करने के लिए आ रहे हो। सही है, शुरू के 3 साल तो आपने लाजमी करनी है रातें हराम, ठीक है। ठीक है, आर्किटेक्चर है एक फैसिनेटिंग फील्ड है, ठीक है। अगर आप बाहर जाएंगे तो एक आर्किटेक्ट्स की अलग ही टोर होती है, ठीक है। मतलब आप आर्किटेक्ट होते हो तो एक आपको एक अलग ही लेवल की इज्जत मिल रही होती है, ठीक है, क्योंकि एक तो डिग्री हमारी 5 साल की है। सही है, ठीक है, सारी इंजीनियरिंग की डिग्री और सारी, ठीक है। तो पहली बात तो लोग सुनते हैं यार 5 साल की डिग्री करो, अच्छा कुछ खास पढ़ रहे होगे शायद। अच्छा। उसके अलावा जो है वो हम लोग जो है चैलेंजेस के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो क्योंकि डिज़ाइनिंग की फील्ड है, सही है, जहन का बहुत ज़्यादा मतलब आपने काम करना है, दिमाग बहुत चलाना है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो मैनुअल काम आपने 3 साल तक करना ही होता है लाजमी, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी मैनुअल जब स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो उसके लिए आपको शीट्स बनानी होती है, ठीक है। और वो शीट्स बनाना, रेंडरिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, पहले तो आपका डिज़ाइनिंग फेज़ होता है। लेट्स सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना शुरू किया, उसका एक डिज़ाइनिंग फेज़ होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो तो आप ये सारे काम कर रहे हो। तो उसके बाद जब आप उसके क्या बोलते हैं फाइनल शीट्स बनाने के फेज़ के अंदर आते हो, तो फिर हाथ से बनाना तो एक हेक्टिक काम होता है, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग काम होता है काफ़ी, और उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर आपकी रातें बहुत ज़्यादा वो होती हैं, ख़राब होती हैं। तो पूरी रात, मतलब मैं अपनी अगर बात बताऊं तो अक्सर दफ़ा हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम लोगों ने सुबह ज्यूरी देनी होती थी, सही है, और हम लोग जो है वो ज्यूरी देने के लिए रात को सोते नहीं थे, और हम लोग आंखें मलते हुए जा रहे होते थे और ज्यूरी दे रहे होते थे। एक कोई चप्पल पहनी होती थी, एक कोई चप्पल, और लिटरली ऐसा होता था हम लोग 3-3 रातें जागे हुए होते थे 2-2 घंटे की नींदें करके, और बस इसी तरह चल रहा होता था। और फिर ज्यूरर्स भागे हमारी सही से अच्छे से डांट पिटाई कर रहे होते थे। अच्छा, कोई मतलब अप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं होती थी? एप्रिसिएशन इंटरनल ज्यूरर से तो मिल सकती है, लेकिन एक्सटर्नल ज्यूरर क्या एप्रिसिएशन देगा, वो तो आया ही आपको क्या बोलते हैं जज करने आया ना, वो आपके जजेस होते हैं, ठीक है, वो आपको क्रिटिसाइज करने आते हैं। सही, वो नहीं देखते क्या बोलते हैं कि आप कितनी सोए हो, कितना मेहनत करी। हाँ, और ये बात भी है सोचने वाले क्या बोलते हैं कि अगर आप आर्किटेक्चर में आने का सोच रहे हो तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत एसेंशियल स्किल है। अच्छा। मतलब टाइम मैनेजमेंट तो आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपका इधर उधर वो हो रहा होता है, फैल रहा होता है। सही। इसके अलावा वैसे अब्दुल्ला, अगर हम बात करें, आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो आप ना आसपास देखते होगे कि डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं कराची की बात करूं तो आपको कराची में ऐसा कौन सा इलाका है जो लगता है कि हाँ ये अच्छा बना हुआ है, या ये प्लान्ड है, या मतलब प्लीजिंग है? ऐसा कोई इलाका आपको लगता है कराची में जो ऐसा बना हुआ हो? आई थिंक अगर मैं न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ बात करूं तो शायद ही कोई इलाके हों, सही है, शायद ही। लेकिन अगर मैं ओल्ड कराची की तरफ चला जाऊं तो ओल्ड कराची के अंदर काफ़ी सारे इलाके हैं, ठीक है। अगर आप नाज़माबाद को देखें तो इट्स अ प्लान्ड एरिया। नाज़माबाद और नया नाज़माबाद? नया नाज़माबाद भी है, लेकिन अगर मैं ओल्ड कराची की बात करूँ तो नाज़माबाद जो है वो नाज़माबाद प्लान्ड एरिया प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास नज़र आता है क्या बोलते हैं सीवरेज लाइन प्लान करी है, एक अर्बन प्लानर ने उसे प्लान किया हुआ है प्रॉपर्ली। अच्छा, और अगर इसी तरीके से देखें कराची के अंदर, अगर बहुत ओल्ड कराची के अंदर चले जाएं तो जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के दौर का आर्किटेक्चर है, जो कि सदर के अंदर आपको मेजरली नज़र आता है, तो सदर जो है वो एक प्रॉपर्ली प्लान्ड एरिया था। लेकिन वो जाहिर सी बात है सारी बिल्डिंग्स आगे वो बढ़ती गई, क्या बोलते हैं, तो बिल्डिंग्स बनती गई और क्या बोलते हैं वो उस तरीके से हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। सही है, अभी कुछ उनको रिवाइव करने का काम शुरू हुआ है कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स को, सही है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी कराची के अंदर मेजरली कोई इस तरीके का एरिया नहीं है। एक स्टील टाउन को आप कह सकते हो, सही है, क्योंकि वो रशियंस ने जब वो स्टील मिल बना रहे थे तो उस वक्त आके डेवलप किया था, तो वहाँ के प्रॉपर आर्किटेक्ट्स आए थे और उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। तो एक प्रॉपर हैबिटेबल एरिया बना हुआ है जहाँ के अंदर अच्छी ग्रीनरी भी है, स्कूल्स भी हैं एक साथ, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम यही होता है ना कि वो एक इस तरीके का एरिया डिज़ाइन करे, या एक अर्बन प्लानर का काम होता है कि वो एक इस तरीके की सोसाइटी डिज़ाइन करे जहाँ के ऊपर आपके पास एमिनिटीज़ भी सारी एमिनिटीज़ भी सारी आपके पास हो, और वो रहने के लिए भी आपके सुकून दे माहौल दे रहा हो। ये नहीं हो क्या बोलते हैं कि आपको क्योस हो, ठीक है, और आप हेक्टिक माहौल के अंदर रह रहे हो जैसे कि आप कराची के अंदर है, ठीक है, आप सड़कों के ऊपर फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है, और हर जगह पी हो रही है और आप सो भी नहीं पाते रात को। एग्जैक्टली। तो वैसे अगर कराची की बात करें, आप बता रहे हैं कि इतना क्योटिक माहौल है, जब इतना डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ होते हैं जैसे कराची है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे आप कैसी हाउसिंग स्कीम्स आप ला सकते हो कि जिससे हम देखते हैं ना कि छोटे प्लॉट्स पे इतनी लंबी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है, गिरी तो फिर जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, हर तरह का नुकसान होगा। तो ऐसी सिटीज़ में ऐसे कौन सी स्कीम्स आती हैं कि आप प्लान कर सकते हो कि अच्छा इतना पॉपुलेटेड सिटी है तो उसमें ये स्कीम्स लाओ, हाउसिंग स्कीम ऐसे लाओ, वो उस तरह से कैसे पॉसिबल होता है, मतलब आप लोग कैसे प्लान कर सकते हो उसको?
पहली बात तो मैं इस आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि क्या बोलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे बड़ा बेकार लगता है, ठीक है, अच्छा। कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होनी ही नहीं चाहिए, इस तरीके से बन जाती हैं खुद ब खुद ही, क्योंकि ज़्यादातर आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखी होंगी वो नियर सी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा से दुनिया का यही उसूल रहा है जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होती है वहाँ पे लोग मूव करते हैं, सही है। तो कराची की भी यही रियलिटी है, सही है। जब अंग्रेज़ आए, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं डेवलप किया और यहाँ पे सारी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना शुरू किया और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लगाना शुरू करी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जहाँ पे लोग रहते थे, सही है, वहाँ पे उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने के लिए या और चीज़ों और जगहों के अंदर काम करने के लिए तलाश रोज़गार के लिए वो कराची आना शुरू हो गया। जब कराची में आना शुरू हो गए तो यहाँ पे अब जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई। सबने बोला कि भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग आ गए हैं तो ज़्यादा पैसे कमाओ, सही है, सबको कुछ ना कुछ बेचो, तो वो इस तरीके का बनना शुरू हो गया। अब दुनिया की सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को उठा के देख लो, ठीक है, आप न्यूयॉर्क उठा के देख लो, आप शंघाई उठा के देख लो, ठीक है, आप जितनी भी, तो उनके अंदर हर जगह जो है वो वर्टिकल सिटीज़ का ही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि लैंड वैल्यू बहुत महंगी हो जाती है, ठीक है, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं। तो आई थिंक जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है वो बनाना तो यहाँ पे फिजिबल है ही नहीं कराची के अंदर, सही है। Exactly. तो यही है कि क्या बोलते हैं कि आप वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ ही जाओ, सही है, तो आपको क्या बोलते हैं थोड़ा मतलब फिजिबल पड़ सकता है या आपको थोड़ा आपकी जेब के ऊपर हल्का पड़ सकता है कि क्या बोलते हैं आपको एक जगह मिल सकती है। बाकी रही बात कि क्या बोलते हैं कि छोटी छोटी प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देना, तो ये तो बाय लॉज का काम है, ठीक है, ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं ये उनका काम होता है। अब वो कराची की अगर अथॉरिटीज़ इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं, सही है, वो नहीं उन बाय लॉज को फॉलो कर रही, आप DHA के अंदर चले जाओ तो वो बाय लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है, उनके बाय लॉज बने हुए, आप उनके बाय लॉज को तोड़ो तो वो आपकी बिल्डिंग तोड़ने आ जाते हैं, सही है। तो और भी काफ़ी सारी जगहों के ऊपर है, लेकिन जहाँ पे उनके अपने मफादात आ जाते हैं या कभी कभार इस तरीके का आ जाता है तो कभी कभार बाय लॉज फॉलो नहीं भी किए जाते हैं और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। सही। ऐसा अगर बिल्डिंग गिरती है, कभी कोई आपने बिल्डिंग बनाई और कोलैप्स हुई, तो इल्ज़ाम किस पर आता है? सिविल इंजीनियर पर आता है या फिर अच्छा, अगर आप इसको कराची के सिनेरियो के अंदर देखें ना, तो कराची के अंदर तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाते हैं ठेकेदार, ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा, सही है, उनके ऊपर जाता है, सही है। लेकिन अगर आप इसको इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर देखें तो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो हेड ऑफ द प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, और आर्किटेक्ट्स ही होते हैं जो कि लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए, सही है, क्योंकि सिविल इंजीनियर का रोल जहाँ तक हमें पता है, ठीक है, या जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये होता है कि क्या बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर वो बंदा होता है जो कि आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग्स को समझता है, जो कि क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ड्राइंग्स को समझते हैं, और जो कि क्या बोलते हैं MEP ड्राइंग्स हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स को समझते हैं, ठीक है, और वो इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, वो साइट के ऊपर उनको एग्जीक्यूट करवाना जानता है। सही। हाँ, अगर उन टेक्निकलिटीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम करी, लेट सपोज कोई मटेरियल डिफरेंट यूज़ करना था, वो मटेरियल डिफरेंट यूज़ हो गया सिविल इंजीनियर के होते हुए, तो हो सकता है सिविल इंजीनियर के ऊपर बात आ जाए। लेकिन अगर डिज़ाइन के अंदर ही कोई फ्लॉ था, ठीक है, या स्ट्रक्चर के अंदर ही कोई फ्लॉ था, तो ऑब्वियसली बात है आर्किटेक्ट के ऊपर बात आती है और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर बात आती है इसके अंदर। तो होता है बहुत जगह पे होता है कि क्या बोलते हैं ब्रिजेस कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है, तो अभी कराची के अंदर भी रिसेंट सिनेरियो होता है कि ब्रिज कोलैप्स कर गए थे, ठीक है, जो अभी रिसेंट बारिश हुई हैं, तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्योंकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के ऊपर बात आती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर क्या उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्ट नहीं करी गई थी या क्या उसके अंदर मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ किया गया था, तो फिर इसके ऊपर पूरी कमेटी बिठाई जाती है, फिर देखा जाता है क्या बोलते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, सही, कहाँ फ्लॉ था, किसी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब मुमकिन है वो डिज़ाइन के अंदर भी फ्लॉ हो सकता है, और अगर डिज़ाइन के अंदर फ्लॉ होता है तो वो आर्किटेक्ट के ऊपर बात आती है। सही। और उसमें मतलब आपका फिर लाइसेंस कैंसिल आता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, बाहर के काफ़ी सारी जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो आर्किटेक्ट को लाइसेंस लेना भी काफ़ी मुश्किल होता है, 10-10 साल लगते हैं उन्हें लाइसेंस लेने के लिए, सही है, तो उनके लाइसेंस के ऊपर भी बात आ सकती है कि क्या बोलते हैं कि अगर एक आर्किटेक्ट इस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहा है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि वो आगे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं करेगा, तो उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में क्या प्रोसेस है लाइसेंस लेने का? पाकिस्तान के अंदर भी लाइसेंसिंग के वो होता है, क्राइटेरिया है, PCAT हमारा एक, जैसे कि क्या बोलते हैं इंजीनियर्स को जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल लाइसेंस देती है, हमें PCAT लाइसेंस देती है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। तो वो हम लोग जब डिग्री करते हैं तो उसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है, ठीक है, और उसके बाद हमें इजाज़त मिलती है कि हम लोग जो है वो अपनी फील्ड के अंदर काम कर सकें, सही है। काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं या काफ़ी सारी जो हमारी लोकल फर्म्स भी हैं वो नॉन PCAT आर्किटेक्ट्स को अपने पास नहीं काम करने देती, सही है। इसके अंदर ये भी होता है, क्या बोलते हैं कि इसके अंदर मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हुआ चलूँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कि PCAT जो है जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या लाइसेंस देता है जो आर्किटेक्ट को, वही जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट भी करते हैं,
ठीक है। Right. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं जो आर्किटेक्चर पढ़ा तो रही हैं वो, लेकिन उनके पास एक्रीडेशन नहीं है PKTP से। मतलब उनके बच्चे अगर आर्किटेक्चर पढ़ भी लेते हैं तो उनके पास PKTP का लाइसेंस नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास है। ठीक है। और ये ईयर वाइज होता है, जैसे कि PEC होता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कुछ नुमाइंदे आते हैं और वो विजिट करते हैं और वो देखते हैं क्या बोलते हैं कि जो हमने क्राइटेरियाज दिए हैं वो फॉलो कर रही है यूनिवर्सिटी। सही है। इसी तरह PKTP भी आपके पास आती है, वो हर साल आपकी यूनिवर्सिटी विजिट करेगी, वो देखेगी क्या बोलते हैं कि स्टूडियो सही हैं, बच्चों को सही क्राइटेरिया से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो आपका सिलेबस होती है वो भी PKTP ही इशू करती है एक तरीके से। तो वो जब देखती है तो फिर वो आपको एक्रीडेशन देती है। ठीक है। तो फिर वो बताती है क्या बोलते हैं हाँ ये ईयर वाले बच्चे जो हैं वो पास हैं और वो जो है इनको लाइसेंस मिल जाएगा। सही। अच्छा अब्दुल्ला, वैसे आप लोग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग यकीनन फील्ड्स वगैरह तो विजिट करते होंगे, यकीनन कंस्ट्रक्शन साइट सारी फील्ड्स विजिट करते होंगे। तो बताएं कोई अच्छा एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का आ रहा हो, किसी फील्ड विजिट किया हो या कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप लोग का रहा हो। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है आर्किटेक्चर की कि हमें घुमाते फिराते बहुत हैं, चाहे वो हमें अपने एक्सपेंस पे घूमना पड़ा हो या यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस पे, लेकिन घूमने फिरने को बहुत मिलता है आर्किटेक्चर के अंदर। आप अपनी मर्ज़ी से भी घूम सकते हो और अच्छा। यूनिवर्सिटी भी आपको बहुत घुमाती है। ठीक है। मतलब हमारा हर प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे लेट सपोज अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है किसी भी बिल्डिंग से रिलेटेड है तो अब वो हमें मल्टीपल बिल्डिंग्स को विजिट करवाएंगे। जैसे कोई हम लोग हाई राइज डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमें कराची के अंदर या कराची से बाहर अगर कहीं पे कोई हाई राइज है और बच्चा कोई जा सकता है तो वो हमें बोलेंगे या खुद लेके जाएंगे पूरी क्लास को। हमारा तो नॉर्मली दाऊद के अंदर यही होता रहा है कि क्या बोलते हैं पूरी क्लास को लेके जाते थे। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स को जब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं क्या बोलते हैं क्लोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल को, या हम लोग क्या बोलते हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर स्टाइल को, या हम लोग मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल को। तो जाहिर सी बात है जब तक आप देखते नहीं हो तब तक क्या बोलते हैं आप उसको स्टडी नहीं कर पाते। आप उसके जाके एलिमेंट्स पढ़ते हो, आप सारी एक एक चीज़, ठीक है, कलहोड़ों का दौर है और जितने भी आर्किटेक्चर के दौर हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटीरियर सिंध भी घुमाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान भी घुमाते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत मिनिमल सा अमाउंट देना होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी फील्ड विजिट करवाती है। रिसेंटली अभी हम लोगों का भी होने वाला है। वैसे तो क्या बोलते हैं 5th ईयर के अंदर पाकिस्तान विजिट होता है, लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो आउट ऑफ बजट चल रही हैं थोड़ी सी, तो हमें सिंध विजिट के ऊपर ही सिर्फ टरखा रही हैं। तो सिंध के अंदर हमें काफ़ी सारी जगहों के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे पुराने फोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो दिखाते हैं और उनके किस तरीके से क्या बोलते हैं ओल्ड आर्किटेक्चर किस तरीके से फॉलो किया जाता था, या उसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, या उसके अंदर क्या चीज़ें थी जो कि क्या बोलते हैं, तो फिर उससे आपको क्या बोलते हैं थोड़ी सी नोहा होती है, क्या बोलते हैं कि आइडियाज मिलते हैं और आपको वो भी होता है आर्किटेक्चर्स, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो फिर कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा। जब हम लोग अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर एक बात ऐड करूँ कि आर्किटेक्चर के अंदर जो होता है वो हमारे मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हो रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी वो होते हैं रिवाइवल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर हो रहे होते हैं, सही है, कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है जैसे मोइंजोदड़ो है, ठीक है, या कोई रोहतास फोर्ट है, सही है, तो उसकी कोई एरिया है जिसको रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है कोई न्यू बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है, तो इनके अंदर मल्टीपल कॉम्पिटिशन आ रहे होते हैं। और इसी तरह होता है कि क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर के अंदर आजकल वही ज़्यादा जो आजकल वो होता है ना कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होते हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी हर जगह सस्टेनेबिलिटी का मंजन बेचा जा रहा है, तो हम लोग भी बहुत बेचते हैं सस्टेनेबिलिटी का मंजन। तो ऐसे आप लोगों ने जो फील्ड विजिट किए हैं तो फिर आपको कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल पसंद आया पाकिस्तान में अक्रॉस द सिटीज़ और अक्रॉस द प्रोविंसेस के? जैसे आप बताए थे ना मुगल है, फिर वो कॉलोनियल है, काफ़ी डिफरेंट तरीके के मिलते हैं, तो आपको कौन सा अच्छा लगा था? मुझे सबसे अच्छा जो आर्किटेक्चर स्टाइल पाकिस्तान में लगता है वो मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल लगता है, ठीक है, क्योंकि एक तो उसके अंदर ओपननेस बहुत ज़्यादा है, सही है, और खुला आर्किटेक्चरल स्टाइल है बहुत ज़्यादा, मतलब एक रॉयल वाइब भी रहता है थोड़ी सी। रॉयल वाइब्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको हम मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल को ना असल में हम उसको कैटेगराइज करते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर डालते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि मुगल्स ने जब वो कर रही है आर्किटेक्चर के अंदर अपने आप को बूम किया तो वो इस्लामिक एरा था, ठीक है, और उसी वक्त जो है तो वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर वही मिलते हैं जो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल से लिए गए हैं। बाकी कराची के अंदर आपको कम ही बिल्डिंग मिलती हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर बनी हो, जबकि आपको पंजाब में मिल जाती हैं, आपको क्या बोलते हैं वज़ीर खान मस्जिद मिल जाती है, या क्या बोलते हैं बादशाही मस्जिद मिल जाती है, और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन कराची के अंदर। और बाकी जो मेरा फेवरेट है वो मुगल ही कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बाकी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो मुझे इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत पसंद है, उसके अंदर जिस तरीके से गोल्डन रेशियोज़ का ख्याल रखा गया है या और चीज़ों का ओपननेस का ख्याल रखा गया है, आउट क्लास बहुत अच्छा है वो। अच्छा अब्दुल्ला, आप लोग की फील्ड में डिज़ाइनिंग होती है, सब कुछ होता है, तो कॉम्पिटिशन कितने होते हैं और वो कितनी वैल्यू रखते हैं? आप लोग कैसे करते हैं उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट और क्या वो होता है पूरा?
ये अच्छा है। ये क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन हर डिज़ाइन की फील्ड के अंदर होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं डिज़ाइन पता ही इस तरीके से चलता है कि किसने बेहतर डिज़ाइन किया, कम्पीट नहीं करोगे जब तक आप, और सिर्फ अपनी क्लास वालों से कम्पीट नहीं करना होता, ऑल ओवर द पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हमारे हो रहे होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कॉम्पिटिशन होते हैं, कुछ इंटीरियर फर्म्स होते हैं या कुछ आर्किटेक्चर फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो कि अपने कॉम्पिटिशन खुद ही लॉन्च करती हैं प्राइवेट बेसिस के ऊपर, और वो बच्चों को क्या बोलते हैं कुछ उसके ऊपर ग्रेजुएट वगैरह या कुछ पैसे देती हैं या कुछ भी कोई इनाम देती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कम्पीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं कुछ मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं अपनी कोई स्पेस डिज़ाइन करनी होती है तो वो उसको कंपटीशन के अंदर डाल देती हैं। सही। और फिर जो है वो कंपटीशन के अंदर बच्चे भी क्या बोलते हैं उसके लिए होता है, कभी कभार आपको स्टैंडर्ड दिया जाता है कि 3rd ईयर के बच्चे इसके अंदर वो करें, 4th ईयर के बच्चे करें या 5th ईयर के बच्चे करें या ग्रेजुएट आर्किटेक्ट्स करें इसके अंदर कम्पीट, ठीक है। तो कंपटीशन इसी तरीके से हो रहे होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कंपटीशन हो रहे होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने स्पेसेस डिज़ाइन करनी होती हैं या फिर क्या बोलते हैं हमने क्या बोलते हैं रीयूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस करनी होती है या और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो सब कंपटीशन के अंदर इंक्लूड होता है। और कंपटीशन बहुत मैटर करते हैं आर्किटेक्चर के स्टूडेंट के लिए, किसी भी डिज़ाइन की फील्ड के लिए कंपटीशन बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो मैं बोलता हूँ आपकी CV को 4 चांद लगा देते हैं एक तरीके से। क्योंकि अगर आपने उसके अंदर जीते नहीं भी हो ना, आपने सिर्फ कम्पीट किया हो, पार्टिसिपेट किया हो उसके अंदर, तो भी बहुत बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है। सही है, क्योंकि आपने काम किया होता है, आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो कि ये मैंने बनाया था, मैंने कम्पीट किया था यहाँ पे, तो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ भी इंकरेज करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। वो ऑब्वियसली बात है, बाय द स्पैन ऑफ टाइम क्या बोलते हैं पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट जो वो कैपेबल है किसी कंपटीशन के अंदर जाने के लिए और किसी, तो वो उन स्टूडेंट्स को खास तौर पे लिस्ट आउट करके वो इनकरेज करती हैं और बोलती हैं क्या बोलते हैं कि आप फला फला कंपटीशन के अंदर जाओ। हमारे टीचर्स भी इसी तरह हमें मल्टीपल कंपटीशंस के क्या बोलते हैं ब्रोशर शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो करना कम्पीट करना हमारा अपना वो है, पर्सनल है। अगर कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारा IAP का एक इवेंट होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान, उसके अंदर हमारे कंपटीशंस होते हैं। सही है, उसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने कंपटीशन वो देती हैं, डिज़ाइन देती हैं और इसी तरीके से। सही है। अब तो वैसे डिज़ाइनिंग की इतनी फील्ड्स होती हैं, ये आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, टेक्सटाइल हो गई, कुछ भी हो गई, ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव फील्ड होती हैं। फ़ीस तो होती है लेकिन साथ इनके एक्स्ट्रा खर्चे बहुत होते हैं जो हम आप दोस्तों से सुनते हैं हम। तो आपके आर्किटेक्चर की फील्ड जो है वो कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है या कितना आप लोग का खर्चा होता है इस पूरी इसमें? ऐसे ही है, ठीक है। हमारी जो सेमेस्टर की फ़ीस होती है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हमारा नॉर्मल चीज़ों के ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि हमने जब शीट्स बनानी होती हैं तो शीट्स आपने नॉर्मल वाली नहीं लेनी, ठीक है, आपने कैंसन शीट्स लेनी होती हैं, ठीक है। वो कैंसन शीट्स महंगी आती हैं। आपने कलर लेना है तो आपने नॉर्मल वाले नहीं लेने, आपने आर्टिस्टिक कलर्स लेने हैं तो वो महंगे आते हैं। सही है, तो ये खर्चे तो बहुत हैं हर डिज़ाइन की फील्ड में की तरह इसमें भी बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है। आपने जो है वो क्या बोलते हैं प्रिंटिंग करवानी है तो आपने पैनल्स प्रिंट करवाने हैं, सही है। आपने ख़ास तौर पे एक मेजर खर्चा जो हमारे आर्किटेक्चर के बच्चों के पास आता है वो आता है कंप्यूटर ख़रीदना, ठीक है, क्योंकि जब आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, सही है, तो आपको एक अच्छा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए एक आपको हैवी ड्यूटी ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर चाहिए होता है और एक वो मेजर खर्चा आता है आपके आर्किटेक्चर की फील्ड के अंदर, सही है। वो जितना भी हो 2-2.5 लाख रुपये, सही है, वो लाजमी आता है ताकि आप लोग सॉफ्टवेयर स्मूथली रन कर सको। और इसके अलावा बाकी भी ऑल ओवर द मतलब आपके 5 ईयर जो है वो खर्चे होते ही रहते हैं, क्या बोलते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड। कभी आपने फ़लानी चीज़ लेके आनी है, प्रिंटिंग के बहुत 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 मेजर चंक होता है खर्चों के अंदर। और बाकी इसके अंदर इक्विपमेंट लेने के अंदर क्योंकि इक्विपमेंट भी हमारा काफ़ी महंगा ही होता है, सही। मतलब आप इसके इस तरीके से अंदाज़ा ले सकते हो कि अगर एक नॉर्मल पेंसिल जो है वो आपको 20 रुपये की मिल जाती है, तो हम जो पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं वो 120 रुपये की मिल रही होती है। हम लोग क्योंकि ग्रेड्स वाली पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अच्छी पेंसिल 120 रुपये की मिल जाती है। तो ये है, आप इसे इससे खर्चे का अंदाज़ा लगा तो होने वाला खर्चा होने वाला है अगर आप लोग आर्किटेक्चर में आने वाले हो तो। वैसे अब्दुल्ला अगर आपकी फील्ड की बात करें आर्किटेक्चर की, तो आप 5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए बच्चे कहाँ आर्किटेक्चर को पढ़ते हुए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको हर्न कर सकते हैं, और उनको हर्न कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा, आर्किटेक्चर जो इस पाकिस्तान में फॉलो हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर फॉलो हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो आर्किटेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर अर्बन प्लानर्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, सही है, तो वो उसी साइड के ऊपर हैं, ठीक है। ज़्यादा हाउसिंग के अंदर इतना ज़्यादा आर्किटेक्ट्स को ऑब्वियसली बातें हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप गवर्नमेंटल स्कीम्स जो देखेंगे, ठीक है, वो आउटसोर्स कर लेते हैं आर्किटेक्ट्स को, ठीक है। वो प्राइवेट आर्किटेक्ट्स को अपने पास आउटसोर्स कर लेते हैं। ज़्यादातर जो फर्म्स काम कर रही हैं वो प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है। तो बच्चे उन्हीं की तरफ मूव ऑन करते हैं इंटर्नशिप्स करने के लिए, ठीक है। या कुछ फर्म्स हैं जो कि इंटीरियर के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ फर्म्स हैं जो कि क्या बोलते हैं लैंडस्केप के ऊपर काम कर रही हैं कराची के या ऑब्वियसली किसी के भी,
ठीक है, या कुछ फर्म है जो कि अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम कर रही है, तो बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन फर्म को रीच आउट करता है। रीच आउट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। हर आर्किटेक्चर फर्म ने इस वक्त तो मैं बोलूँगा आर्किटेक्चर फर्म ने अपना इंस्टाग्राम पेजेस बनाए हुए हैं। हाँ। आप उनको इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू रीच आउट कर लेते हो, ठीक है, या आप फिजिकली जाके उनको रीच आउट कर लेते हो, ठीक है। और फिर जो है वो हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि हमारे लिए तो हमारे ईयर के अंदर जो वो उन्होंने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया था आर्किटेक्चरल इंटर्नशिप के नाम से। अच्छा। तो उसके अंदर हमारे पर लाजमी हो गया था कि क्या बोलते हैं हमने आर्किटेक्चरल इंटर्नशिप करनी है। और जैसे बाकी बच्चे समर्स के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग समर्स के अंदर नहीं, हम लोग फॉल सेमेस्टर के अंदर कर रहे थे। सही। तो हम लोग जाया करते थे और उस तरीके से हम लोग इंटर्नशिप किया। इंटर्नशिप से आप लोग को जो स्किल मिली होंगी वो स्किल्स कौन सी थी और वो स्किल्स कितनी फ़ायदेमंद थी आपकी स्टडीज़ के लिए, आपके आगे के लिए कितना फ़ायदा आपको लगता है कि देंगी? बिल्कुल। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि क्या बोलते हैं, जितना आप स्कूल में सीख रहे होते हो ना, आर्किटेक्चरल स्कूल के अंदर सीख रहे हो, तो जितना आप 1 साल में सीख रहे होते हो उतना आप फील्ड में जाके शायद 1-2 महीने के अंदर सीख लेते हो, क्योंकि आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने को मिलता है। सही है, आपको पता चलता है कि क्या बोलते हैं हैंडलिंग किस तरीके से करी जाती है प्रोजेक्ट्स की, या क्लाइंट से किस तरीके से बात करी जाती है। काफ़ी सारी फर्म्स हैं वो करवाती हैं अपने स्टूडेंट्स जो इंटर्नीज जो लेती हैं, इंटर्न्स जो लेती हैं, तो उनको वो बताती हैं कि क्या बोलते हैं कि क्लाइंट हैंडलिंग ये सारी चीज़ें सही है। काफ़ी सारी फर्म्स नहीं भी करती हैं, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारी स्किल्स मिलती है, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको मार्केट का अंदाज़ा होता है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। आपको पता चलता है कि क्या बोलते हैं कि क्लाइंट सोर्सिंग किस तरह या क्लाइंट हैंडलिंग किस तरह करी जाती है, क्लाइंट को रीच आउट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो कि आर्किटेक्चर के अंदर बहुत नेसेसरी भी होती हैं, ठीक है, और वो आपको इंटर्नशिप के ऊपर जाने से मिलती है। काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं आर्किटेक्चर के अंदर जो कि क्या बोलते हैं ऑफिस बेस्ड वर्क कर रही होती हैं, मतलब वो आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग करके दे देती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन करवाना आपका काम है। काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं जो कि क्या बोलते हैं दोनों काम कर रही होती हैं, वो एग्जीक्यूशन के ऊपर भी काम कर रही होती हैं, वो डिज़ाइनिंग की तरफ भी काम कर रही होती हैं। तो जो एग्जीक्यूशन के ऊपर काम कर रही होती हैं वो आपको साइट्स के ऊपर लेके चली जाती हैं, आपको देखने को मिलता है किस तरीके से जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, सही, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल फील्ड है, ठीक है। जब तक आप इसके अंदर प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा स्टूडियो भी जो होता है वो प्रैक्टिकल ही होता है पूरा, हमारे मेजर नंबर्स जो वो होते हैं वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर होते हैं। तो वो फर्म्स भी जब आपको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर लेके जाती हैं, आप पढ़ो तो थ्योरी के अंदर पढ़ो तो हाँ भाई कंक्रीट इतने रेशो पे होती है, इतने रेशो पे होती है, सही है, वो अच्छी होती है, सही है, या क्या बोलते हैं वॉल्स इस तरीके की बननी चाहिए, ठीक है, सेपरेशन वॉल्स इस तरीके की होती हैं। तो जब आप अपने सामने होते हुए देखते हो, कटिंग्स होते हुए देखते हो, वुड वर्किंग पढ़ तो रहे होते हो, ठीक है, या थोड़ी बहुत करके देख रहे होते हो, या और चीज़ें जब आप अपने सामने होते हुए देखते हो या खुद करते हो, ठीक है, तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है, याद रहती है चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। इसके अलावा अब्दुल्ला, हम देखते हैं कि हर फील्ड में जो है वो एआई और टेक्नोलॉजी बहुत जा रही है अंदर, मतलब लाइक आप किसी फील्ड को उठा लो उसमें एआई है, टेक्नोलॉजी है, वो इन्वॉल्व हो रही है और उस फील्ड को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। ऐसे ही। तो आपकी फील्ड में जो आर्किटेक्चर की फील्ड है में सॉफ्टवेयर तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन एआई का कितना या टेक्नोलॉजी का कितना रोल अब बढ़ चुका है, इसके बारे में बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी फील्ड के लिए बहुत इस वक्त मेजर चंक है, ठीक है, मतलब हमारी फील्ड इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टोटली जुड़ी हुई है। अच्छा। एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि आर्किटेक्ट्स खुद भी डेवलप कर रहे हैं इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और ऑब्वियसली बात है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे जो पुराने आर्किटेक्ट्स हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं कि आर्किटेक्ट आजकल एआई का बूम है, हर चीज़ के अंदर एआई है। हम लोग अपने जो रेंडर इंजन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, पहले हम लोग को बैठ के खुद ही लाइटिंग यूज़ करने सेट करनी होती थी, सही है, सब कुछ करना होता था। आजकल इतने ज़बरदस्त आर्टिफिशियल इंजन आ चुके हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट इंजन आ चुके हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि खुद ही आप उसको प्रॉम्प्ट्स देते हो, ठीक है, जो आर्किटेक्ट्स के लिए ही बनाए गए हैं बेसिकली, ठीक है, और आप उनको प्रॉम्प्ट्स देते हो, ठीक है, और वो उसके ऊपर आपको प्रॉपर रेंडर्स निकाल के दे रहे होते हैं। हत्ता कि अभी मैं रिसेंटली एक इंजन लॉन्च हुआ है, ठीक है, फिंच 3D के नाम से, ठीक है, और वो जो है वो प्लानिंग भी कर लेता है, ठीक है। तो मैं अपने टीचर से बात कर रहा था क्योंकि इस वक्त मेरा थीसिस चल रहा है, ठीक है, और मैंने अपना थीसिस भी कुछ इसी से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन इन आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैं कर रहा हूँ। तो मैंने टीचर्स को बताया था कि ये फला इंजन है, ठीक है। तो मेरे टीचर्स जो है वो देख के परेशान हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये क्या, ये तो हमें रिप्लेस करने आ गए। तो फिर वही बात होती है, क्या बोलते हैं कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, ठीक है, बल्कि एआई उनको रिप्लेस करेगा जिनको एआई नहीं आता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता होगा, वो आगे आ जाएंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि क्या बोलते हैं आप स्मार्ट वर्किंग की तरफ मूव कर रहे हो ना। आप एक काम जो है वो पहले अगर 10 घंटे में करते थे, ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आप 2 घंटे के अंदर अगर वो कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी बढ़ रही है हमारे अंदर काम की। तो आर्किटेक्चर के अंदर भी इसी तरह बहुत ज़्यादा बूम आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रहा है, सही। बहुत सारे इंजन हैं जो पर्टिकुलरली आर्किटेक्ट्स के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और आर्किटेक्ट्स ही उन्हें डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बहुत जैसे कि बिम है, ठीक है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यही है हर फील्ड की तरह इस फील्ड के अंदर भी, क्योंकि डिज़ाइनिंग की फील्ड है और डिज़ाइनिंग की हर फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। सही। इसके अलावा अब्दुल्ला, आप 5th ईयर में अभी अपने आर्किटेक्चर के, बिल्कुल,
तो अपनी जो जूनियर्स होते होंगे आपके, जो फर्स्ट टाइम आते होंगे, जो कंफ्यूज होते होंगे, उनको आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें कि आप आ गए हो आर्किटेक्चर में, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से चाहे वो कुछ एडवाइस करना चाहें कि वो ना करें अपनी फील्ड में आके, इस फील्ड में आके ये चीज़ें ना करें, या फिर ये चीज़ सीखें, ये ज़रूरी है, ये उनको अपस्किल करेगी। तो इन दी लास्ट आप अगर कुछ एडवाइस देना चाहें उनको। सही। अच्छा, सबसे पहले तो है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, टाइम Basic. मैनेजमेंट करना लाजमी, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। एक तो टीचर्स भी बहुत ज़लील कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बार बार रीडू दे रहे होते हैं, ठीक है, शीट्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप एंड के अंदर आके गंदी गंदी शीट्स बना के सबमिट हाँ। कराते हो तो आपको रीडू मिलते हैं, शीटें फटती हैं आपकी, ठीक है, पेंसिलें टूटती हैं आपकी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, किसी भी तरीके से करो, बस टाइम मैनेज करना सीखो। टाइम मैनेज किस चीज़ में करना होता है? टाइम मैनेज हर चीज़ के अंदर करना होता है, क्योंकि आपने घर को भी काम टाइम देना है, सही है, आपने सही। और चीज़ों को भी टाइम देना है, उसके साथ आपने आर्किटेक्चर को भी टाइम देना है। आर्किटेक्चर आप कोई 12 घंटे में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, आपने 12 घंटे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ लिया, 8 घंटे आपने यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो हमारे पीरियड्स भी बड़े हेक्टिक होते हैं, आपने एक ही क्लास होती है पूरे दिन के अंदर स्टूडियो की, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 5 बजे तक एक ही क्लास हो रही है आपकी, ठीक है। तो ब्रेन लॉग नहीं होता आप लोग का? ब्रेन लॉग इस वजह से नहीं होता क्योंकि बड़ी ओपन क्लास होती है, सही है, उसके अंदर बच्चे गाने भी चला के बैठे हुए होते हैं, ठीक है, अच्छा। स्टूडियो होता है, ठीक है, टीचर्स अपने बैठे होते हैं, किसी ने डिस्कस करना होता है तो जाकर टीचर से डिस्कस कर लेता है, कोई लेक्चर नहीं चल रहा होता, प्रैक्टिकल क्लास होती है, अपना अपना Okay. काम कर रहे होते हैं सब। तो टाइम मैनेजमेंट करो, सही है, टाइम मैनेजमेंट बहुत लाजमी है। बाकी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी और आर्किटेक्चरल स्किल्स के ऊपर भी काम करना लाजमी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल भी लीनियंट नहीं लेना, और एक तो क्या बोलते हैं, स्केचिंग को भी लीनियंट नहीं लेना, ठीक है। स्केचिंग करो, ड्राफ्टिंग करो, हैंड ड्राफ्टिंग करना सीखो लाजमी, सही है। और सॉफ्टवेयर्स को लीनियंट लिया ना तो बाद में जो है वो फील्ड वाले आपको लीनियंट ले रहेंगे, सीधी बात है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके इस वक्त, क्योंकि सॉफ्टवेयर का बूम है ना, तो जितना ज़्यादा आपकी सॉफ्टवेयर के ऊपर स्किल्स होती है ना, ठीक है, उतना ज़्यादा जो वो होती हैं फर्म्स होती हैं वो आपको हायर करने के लिए बेताब हो रही होती हैं, ठीक है। सही। वो बोल रही होती हैं कि फ़लाँ आर्किटेक्ट मिल जाए जिसको ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये महारत हो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली भी काफ़ी सारी फर्म्स काम कर रही होती हैं, लेकिन उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए वो उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर Software चाहिए होता काम है। करना चाह रही होती हैं। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सीखो, सही है, बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दो, चाहे फर्स्ट ईयर के अंदर ही हो, चाहे सेकंड ईयर के अंदर हो, अभी से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, ठीक है, ताकि आगे जाके जो है वो जब इंटर्नशिप के अंदर जा रहे हो, ठीक है, या फिर जो फील्ड के अंदर जा रहे हो, जितना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो उतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, उतनी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आर्किटेक्चर के बारे में, कराची आर्किटेक्चर के बारे में, वैसे भी इस पूरी फील्ड के बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।